हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश प्रवक्ता भौतिकी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आई होप आप मेरे जो वीडियो हैं वह एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने जो आपकी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम 1002 अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसके चैप्टर 1 के जो आपके या अपन कह सकते हैं यूनिट जो 1 है उसकी मैंने जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप उन्हें अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। अभी जो ये वीडियो की सीरीज़ लॉकडाउन के बाद चल रही है, इसमें अपन सेमेस्टर वाइज जो आपके सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए उसके अकॉर्डिंग वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो अपना नेक्स्ट वीडियो है वो है आपका टॉपिक फोर्स एंड इनर्शिया, यानी कि बल और जड़त्व। जो आपकी यूनिट 2 है उस यूनिट 2 का ये टॉपिक है 2.1, उस टॉपिक को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हालांकि इसमें मोमेंटम यानी कि संवेग भी है, लेकिन एक स्लाइड में मैं अभी इस वाली में जो है आपको इस वीडियो में फोर्स और जड़त्व और न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वहाँ तक का अपन इसमें कवर करेंगे। इसके बाद मोमेंटम यानी कि संवेग और न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय जो नियम है उसको नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे फोर्स यानी कि बल। जैसा कि आप लोग इसको सुनते हैं, अपन डेली लैंग्वेज में बल को यूज़ जो वर्ड है उसको सुनते भी हैं, यूज़ में भी लेते हैं, बहुत ही अपने लिए सहज वर्ड है। लेकिन जब अपन फिज़िक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसकी कुछ फिक्स डेफिनेशंस होती है। ठीक है, यानी कि इस कारक को, इस जो भौतिक कारक है, इस कारक को अगर हम किसी वस्तु पे, कण पे या पिंड पे जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप देखेंगे तो बल जो है उसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ या आपके दिमाग में अगर होंगे, मैं आपसे पूछूँ तो क्या हो सकते हैं। किसी चीज़ को धक्का देना, ठीक है, किसी चीज़ को खींचना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर गति करती हुई आ रही है तो उसको रोकना। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, बल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और आप डेली लाइफ में ये सब चीज़ें करते भी हैं। तो उन यानी कि किसी चीज़ को खींचना, स्थिर पड़ी हुई कोई चीज़ है उसको खींच के अपन क्या करते हैं, गति में लाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर धक्का देके गति में लाते हैं। दूसरा, कोई चीज़ अगर मान लो गति करते हुए आपकी तरफ आ रही है, आप उसको रोकते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा जो बल है वो क्या करता है, बल वो कारक है जो किसी भी पिंड की जो या कह सकते हैं किसी वस्तु की जो क्या करता है, गति में परिवर्तन करता है। अब गति से यहाँ क्या मतलब है, गति से यह मतलब है कि अगर एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन करेगा। ठीक है, अगर विराम अवस्था में है तो क्या करेगा, उसके जीरो वेग से कुछ उसका वेग बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और वेग में परिवर्तन होने को अपन क्या बोलते हैं, जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा इसका डायमेंशंस वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, बल कैसे बनता है आप छोटी क्लास में पढ़ के आए, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि जब अपन किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ छोटा सा जो मैं आपको पुरानी क्लासों से समझाना चाह रहा था वो। अब आते हैं अपन इस मेन टॉपिक पे। सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ फोर्स यानी कि बल की संकल्पना। ठीक है, तो बल की जो संकल्पना की थी इसके लिए कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हुए थे। उसके अंदर सबसे मेन एक्सपेरिमेंट जो था वो था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हालांकि जो न्यूटन थे उन्होंने सबसे पहले बल को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बल की जो संकल्पना है, ये बल का जो कंसेप्ट है, उस फोर्स के कंसेप्ट के लिए जो है कुछ वो जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो गैलीलियो ने किए थे। ठीक है, और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकले हैं। ठीक है, तो जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष क्या था, पहला निष्कर्ष है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। इस लाइन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था यानी कि इनिशियली जो है प्रारंभिक रूप से वस्तु क्या है,
विराम अवस्था में पड़ी है, उसमें कोई गति नहीं है, फिर उसको गति में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। ठीक है, आप धक्का दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो वस्तु के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है, अपन ने क्या बाहर से लगाया, तो बाह्य साधन द्वारा क्या लगाना पड़ता है, बल की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार किसी गतिशील वस्तु को रोकने अथवा उसकी गति को तीव्र अथवा मंद करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला जो लाइन थी वो किसके लिए है, जब वस्तु जो है वो क्या है, स्थिर है। दूसरी लाइन किसके लिए है, कि जब वस्तु क्या है, गतिशील है। ठीक है, तो गतिशील है तो क्या करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए या फिर उसकी गति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बाह्य बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी गति में परिवर्तन होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बात बताई थी, जब गति में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका त्वरण परिवर्तित हो रहा है। वेग परिवर्तित हुआ तो वेग परिवर्तित हुआ तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, परिवर्तित नहीं, वेग परिवर्तन से क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब वहाँ क्या होगा, बल होगा। भाई बल अल्टीमेटली यही तो करता है कि किसी वस्तु के जो है वेग में परिवर्तन करके त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब आते हैं इसके दूसरे निष्कर्ष पे। दूसरा निष्कर्ष क्या है, वैज्ञानिक गैलीलियो के अनुसार किसी वस्तु की एक समान गति बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते उस पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। अब ये देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ है कि अगर आप सपोज करिए, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई वस्तु है, वो वस्तु गति कर रही है, एक समान गति कर रही है। ठीक है, तो एक समान गति कर रही है तो वो हमेशा गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप उसको रोको नहीं। दूसरा, अब हमारे साथ क्या दिक्कत है, घर्षण बल जो है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है घर्षण बल में, कि अगर मान लो कोई गाड़ी है या कोई आपकी साइकिल चला रहे हो, आपने उसको एक बार 10-12 जो भी 20 की स्पीड पे कर दी, फिर आप पेडल मारना छोड़ देते हो साइकिल का। ठीक है, तो साइकिल क्या होती है, थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि उस पर एक बाह्य बल, उसको कोई खींच नहीं रहा है, उसको कोई वो चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक बाह्य बल लगता है। वो कौन सा लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, साइकिल के टायर और जो अपनी सड़क होती है उसके बीच में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। और उस घर्षण बल की वजह से क्या होता है, वो साइकिल रुक जाती है। अब अगर मान लो वो जो घर्षण बल है वो अगर वहाँ नहीं हो, ठीक है, कि साइकिल और इसके जो साइकिल का जो अपना टायर है उसके और सड़क के बीच में जो घर्षण बल है वो कितना हो, 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, एक बार अगर आपने साइकिल स्टार्ट करके छोड़ दी तो जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक साइकिल उसी स्पीड से चलती रहेगी। ठीक है, ये गैलीलियो ने कहा था। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं, कोई फिसलनी सरफेस, चिकनी सरफेस होती है। ठीक है, चिकनी सरफेस पे आप अगर एक बार फिसल जाते हो तो क्या होता है, काफ़ी दूर तक फिसलते हो, लेकिन रफ सरफेस होती है तो उस पर नहीं फिसलते हैं। तो ये सारी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, घर्षण बल ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे घर्षण अगर हम कम कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो गति है, जो बाह्य बल जो लग रहा है, जो हम नहीं चाहते फिर भी लग रहा है, वो वहाँ कम हो जाएगा। उसके कम होने की वजह से जो आपकी गति है वो एक समान गति काफ़ी टाइम तक होती रहेगी। ठीक है, लेकिन इस घर्षण बल नहीं होने के नुकसान बहुत सारे हैं। वो अपन किस में देखेंगे, जब मैं आपको अगला वीडियो में जब अपन न्यूटन की गति के तृतीय नियम देखेंगे तो उस थर्ड लॉ के अंदर जो है उस घर्षण का हम यूज करते हैं, क्योंकि हर एक क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलो वो वहाँ पढ़ेंगे, अभी अपन इसी पे फोकस करते हैं। तो ये दो संकल्पनाएँ जो थी वो बल की थी। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गई होगी, इसमें वैसे कुछ था नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि गैलीलियो ने जो कहा था वो भी हमारे पास एक चीज़ है कि बाह्य बल नहीं लगता, बाह्य बल अगर नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक समान गति हमेशा के लिए बनी रहेगी। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट आता है जड़त्व। ठीक है, बल की संकल्पना तो वहाँ ख़त्म हो गई। बल का मतलब क्या है, कि बल का मतलब है कि एक तो बाह्य बल नहीं लगेगा तो गति एक समान होती रहेगी। दूसरा, अगर गति में परिवर्तन करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं जड़त्व में। जड़त्व भी जैसे आप देख सकते हैं कि जड़त्व के नाम से ही पता चल रहा है, जड़त्व का मतलब जड़ है। जो जड़ का मतलब जो एक जगह रहती है ना, जो गति नहीं करती है उसे अपन क्या कहेंगे, जड़ या जड़त्व कहते हैं, है ना, कि ये जड़ आदमी है तो हिलता ही नहीं है एक जगह से। ठीक है, उसी तरह से ये चीज़ है। तो जड़त्व का मतलब क्या है, कि जड़त्व का मतलब ये है कि वस्तु जो होती है वो अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहना चाहती है, या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति कर रही है
तो वो वैसे ही गति करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर क्या नहीं लगे, बाह्य बल नहीं लगे। ठीक है, तो इसका जो अपन अगर डेफिनेशंस देखें हैं जड़त्व की, तो वो क्या हो जाएगी, जैसा कि स्लाइड में लिखा है कि एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में एक समान गति से गतिशील है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में यह अपनी इस अवस्था को बनाए रखती है। ठीक है, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। मतलब पीछे वाला जो हमने पढ़ा था बल की जो संकल्पना थी उसी को ही मॉडिफाई किया है और कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है ये। ठीक है, जड़त्व का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज़ अगर स्थिर है तो स्थिर रहती है। आप देखते भी हैं पत्थर पड़ा तो पड़ा है, कब गति करता है, जब आप उस पर ठोकर मारोगे, उसको उठा कर फेंकोगे, तो इसका मतलब आप बाह्य क्या लगा रहे हो, उस पर बल लगा रहे हो। ठीक है, दूसरा कि एक समान गति अगर गतिशील है, तो अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई साइकिल आप चला रहे हो और सड़क और पहिए के बीच घर्षण बल 0 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो साइकिल है वो लगातार चलती ही रहेगी, वो साइकिल कभी भी रुकेगी नहीं, क्योंकि उसमें घर्षण बल है ही नहीं, तो कोई रोकने वाला बल है ही नहीं उसके अंदर, वो एक समान गति से गतिशील रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये जो चीज़, ये जो गुण होता है किसी वस्तु का, और हर वस्तु का गुण होता है ये। ठीक है, और इस गुण को अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा निर्वात में जो होते हैं, निर्वात के अंदर जो जड़त्व का जो है, क्योंकि बाह्य बल वहाँ नहीं होता, वहाँ घर्षण बल भी नहीं होता है। ठीक है ना, ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो रेंडम जैसे एक दिशा में जब गति करने लग गए तो उसी दिशा में गति करती रहती है चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये जड़त्व का नियम है वो जो कम्प्लीटली लागू होता है वहाँ, क्योंकि बाह्य बल नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं, अब जड़त्व का मतलब क्या है। वैसे नॉर्मली जड़त्व का मतलब है परिवर्तन के प्रति विरोध। आप अगर इस लाइन को देखें तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है परिवर्तन के प्रति एक सेकेंड है ना स्लाइड में, चलिए इसमें मैं थोड़ा सा चलिए इसमें वो पॉइंटर लेना चाह रहा था मैं, लेकिन ये पॉइंटर में आ गया। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, हाँ ये लीजिए। तो अब क्या है इसके अंदर, अब अपने पास है कि ये जो लाइन है अपने पास, इस पे ध्यान दीजिए आप। इसमें क्या लिखा मैंने कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। तो जड़त्व का वैसे अगर अपन शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वो क्या है कि कोई भी परिवर्तन है उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। स्थिर अवस्था है तो वो स्थिर रहना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गतिशील नहीं होना चाह रहा। तो गतिशील का मतलब क्या है, उसमें अपन परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसकी गति में, उसका विरोध कर रहा है। उसी प्रकार से एक समान गति अगर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एक समान गति कर रहा है तो करते रहना चाह रहा है, जब तक कि बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो उसका विरोध करेगा। यानी कि बल लगाएंगे, घर्षण बल धीरे धीरे क्या होता है, उसका विरोध करते साइकिल थोड़ी दूर बच जाके फिर रुकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है कि जो जड़त्व का सीधा मतलब ये है कि वो उसकी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, स्थिति में या फिर गति में कह सकते हैं। अगर स्थिर है तो वो भी एक तरीका क्या है, गति जो है स्थिर का भी क्या कह सकते हैं, गति भी कह सकते हैं, जिसमें जो वेग है वो कितना है, 0 है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आते हैं कि जड़त्व जो है वो किस पे निर्भर करता है। तो आप अगर देखेंगे कि जो भारी चीज़ है, सपोज करिए कि जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ज़्यादा द्रव्यमान की जो चीज़ होगी उसमें क्या होगा, ज़्यादा द्रव्यमान की चीज़ को आपको उसमें उसके जो स्थिर पड़ा है कोई पत्थर है तो उसको हिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो साइकिल 10 की स्पीड से आ रही है, आपको रोकना हो तो उसको पकड़ के आप रोक सकते हो ना, लेकिन वही अगर ट्रक आ रहा हो तो आप उसके साथ ही खींच के चल जाओ, उतने बल से नहीं रोक सकते। ट्रक को रोकने के लिए उससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ है जो चेंज हो रही है, भाई सबका वेग दोनों का समान है। 10 मीटर पर सेकंड ही साइकिल का है, 10 मीटर पर सेकंड मान लो ट्रक का वेग है, लेकिन ट्रक में बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, जबकि साइकिल में जो है बल वो क्या लगाना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ रहा है रोकने के लिए। ठीक है, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, साइकिल को मतलब सपोज कर लीजिए 0 वेग पे है, वो स्थिर है और उसको धक्का देते हो, तो साइकिल को धक्का देके और उस 10 मीटर पर सेकंड के वेग पे पहुंचाने के लिए बल कम लगाना पड़ता है और ट्रक के लिए ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो क्या जो चीज़ है जो इसके अंदर बल तो उतना ही लगा रहे हैं, मतलब है ना,
तो क्या ऐसी चीज़ है जिस पे बल निर्भर कर रहा है, जिसमें इसकी गति निर्भर कर रही है, या फिर जो जड़त्व है वो एक में ज़्यादा बल लगाने पे जड़त्व जो है वो छोड़ रहा है और एक में कम बल लगाने पे अपने जड़त्व को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो चीज़ बची वो कौन सी बची, वो बची द्रव्यमान। ठीक है, कि साइकिल जो है वो क्या है, कम द्रव्यमान की है, और जबकि जो अपना ट्रक है वो क्या है, उससे बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जड़त्व का गुण है वो सीधा सीधा द्रव्यमान पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें जड़त्व ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान कम तो उसमें जड़त्व कम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं लाइन में लिखूँगा किताबी भाषा में, तो क्या लिखूँगा कि एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसके समानुपाती है, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती है। ठीक है, आ गया समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। किसके समानुपाती है, वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे अब आते हैं। हमने बल पढ़ दिया, जड़त्व पढ़ लिया। अब इस जड़त्व पे ही न्यूटन ने जो है वो अपना गति के नियम दिए थे, और जो नियम जो है वो 3 नियम थे। 3 में से मैंने आपको कहा था कि जो अपना पहला नियम है वो हम किस स्लाइड में पढ़ेंगे, इसी स्लाइड में पढ़ लेंगे, ऐसी वीडियो में पढ़ लेंगे। बाकी 2 नियम में आगे वाली जो आपका वीडियो होगा उसमें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब ने ये कहा था, इसी जो अपना जड़त्व था उसी को लेके, और उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। ठीक है, अभी तक आप देखिए स्टार्टिंग से लेके इस वीडियो के एंडिंग तक हम सिर्फ एक ही चीज़ के चारों तरफ घूम रहे हैं। गैलीलियो ने वही संकल्पना दी थी, फिर जड़त्व में वापस वही चीज़ आ जाती है, बस उसको कहने का तरीका अलग था। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति का, उसमें वही चीज़ है। ठीक है, इन्होंने कुछ थोड़ा अलग तरीके से कह दिया। कहा क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहेगी या एक समान एक सरल रेखा में गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा देंगे। तो वो जड़त्व वाली चीज़ ही आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कई बार कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझा दी यही चीज़, है ना, बार बार वही चीज़ नहीं कर रहे अपन। अब एग्जाम्पल जैसे मेज पर विराम अवस्था में रखी पुस्तक। अगर एक बुक है वो मेज़ पर विराम अवस्था में पड़ी है, ठीक है, तो विराम अवस्था में पड़ी तो वो क्या करेगी, जब तक कि आप उस पर हाथ से बल लगा के नहीं खसकाते तब तक क्या होगा, वो वही पड़ी रहती है। ठीक है, उसमें कोई उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आप मेज़ पड़ी है खुद, ठीक है, मेज़ खुद भी क्या है, पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में पड़ी है, उसको जब तक आप धक्का नहीं दोगे तब तक वो नहीं चलेगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पल जो आप आसपास में देखोगे तो हर एग्जाम्पल जो स्थिर पड़ा वो किसका है, इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा, एक समान वेग से गतिमान कार। अब अगर एक समान वेग से कोई कार गतिमान है और घर्षण बल नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो कार, आप चाहे बंद कर दो, उसको इंजन बंद कर दो, एक समान जो 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हो सपोज करो, वहाँ ले जाके उस कार को बंद कर दो, बंद करके छोड़ दो, ठीक है, आप उसमें बैठे रहो, ब्रेक मत दबाओ। अगर सड़क और कार के टायर के मध्य घर्षण बल क्या है, 0 है, कोई बल नहीं लग रहा है उस पर, तो कार अनंत दूरी तक चलती जाएगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है, कौन रोकता है उसको, घर्षण बल रोकता है, या फिर आप ब्रेक लगाते हो तब वो चीज़ या वो कार है जो रुकती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखिए इसके, कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल इसी तरह के क्या हो सकते हैं, जो विराम अवस्था में हो या फिर जो एक समान गति कर रहे हो। या कह सकते हैं कि जैसे आप देखोगे, एक एग्जाम्पल और रख सकते हैं कि सपोज़ करिए आप किसी बस में बैठे हो, बस में बैठते ना, तो बस में बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही बस में बैठे और बस विराम अवस्था से स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जैसे ही विराम अवस्था से स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, हमको एक पीछे की तरफ थोड़ा सा बल लगता है। ठीक है, हम पीछे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, क्यों झुकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उस बस के साथ में क्या कर रहा है, स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है, वो जड़त्व में है आपके।
ठीक है, वो स्थिर है तो वो स्थिर रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि बस गति कर रही है तो वो बस के साथ नहीं जाके वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या होगा, स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, पीछे की तरफ धक्का लगता है। इसका उल्टा, अगर बस मान लो एक समान वेग से चल रही है, चलते चलते उसने एकदम से ब्रेक लगा दी, तो हम क्या करते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बस के साथ उस वेग से, एक समान वेग से गति करना चाह रहा है जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसे ही बाह्य बल यानी कि ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पे क्या हुआ, बस रुकी, लेकिन हमारा जो शरीर है वो क्या कर रहा है, उसी वेग से चलने की जो है उसकी वो की टेंडेंसी है, तो वो जैसे क्या होगा, बस तो वहीं रुकेगी लेकिन शरीर आगे जाने की कोशिश करेगा, तो आगे की ओर अपने को धक्का लगता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल से हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये अपना न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको जो है, अगर आप देखेंगे तो बल की संकल्पना, ठीक है, बल का फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी आप देख सकते हो कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बना ना। तो अपन ने भी अभी देखा था कि किसी चीज़ पे अगर बल लगाते हैं तो बल लगाने पे किस किस पे निर्भर करता है बल, एक तो करता है कि जैसे ही किसी पे बल लगाओगे तो बल लगाने पे उसके वेग में परिवर्तन होता है। जीरो से अगर कोई वेग मान लो स्थिर है तो जीरो से कुछ वेग लेगा तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन। जीरो से कोई वेग आ गया, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, जो भी होगा उसका, तो वेग में परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन होने को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दूसरा कि अगर मान लो बल है, वो मैंने आपको साइकिल वाला, ट्रक वाला एग्जांपल लिया था कि साइकिल को खिसकाने के लिए उतने ही वेग से धक्का लगाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, बल ज़्यादा कम लगाना पड़ेगा, जबकि जो अपनी ट्रक होगी उसमें उससे तो कहीं ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जबकि वेग दोनों में क्या होगा, उतना ही होगा समान वेग के लिए। तो इसका मतलब क्या हो, बल दूसरा किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो आप कैसे फॉर्मूला बना सकते हो कि बल द्रव्यमान के भी समानुपाती है और बल त्वरण के भी समानुपाती है, तो बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ऐसे फॉर्मूला बन गया, F बराबर m है, जो आप अभी तक जो आप रटते हुए आए थे उसको आप ऐसे बना सकते हो। तो फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें रटने की कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको ये चैप्टर करवाते जाऊंगा, जो भी इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ आती रहेगी, उनके में जो है कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आई होप आपने वीडियो बड़ा एंजॉय किया होगा। इसका जो नेक्स्ट 2 अपने नियम रहेंगे न्यूटन की गति के, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।